स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। फिल्मों का काफी वृहद इतिहास है और फिल्मों में कई बार न्यायिक प्रणाली को अपने अपने तरीकों से कहानी के हिसाब से दिखाया गया है। अगर आप पुरानी फिल्मों को उठाएंगे तो उसमें एक भव्य ड्रामा बनाने की कोशिश होती थी। समय के साथ कोर्ट की कार्यवाही को और करीब से और रियलिस्टिक दिखाने की कोशिशें फिल्मों में होती रही हैं। कुछ सीन्स जो समय समय पर सुर्खियों में रहे, दामिनी का कोर्ट रूम का सीन हो या फिर हालिया फिल्म शौर्य की अगर बात करें तो उसमें जो कोर्ट का सीन हो, उसमें अपने अपने तरीके से फिल्मी लेखक ने, डायरेक्टर ने उन फिल्म उसे पिक्चराइज किया और दिखाने की कोशिश की। जॉली एलएलबी इसी कड़ी में एक फिल्म आती है जो वकीलों और कोर्ट लाइफ पर अपना एक टेक रखती है। वो इस हद तक प्रसिद्ध होती है कि जॉली एलएलबी 2 भी डिज़ाइन की जाती है और अब 3 भी डिज़ाइन की जा रही है। लेकिन अजमेर में जिला बार एसोसिएशन को लगता है कि यह फिल्म न्यायिक जगत को गलत तरीके से दिखा रही है। क्या सच्चाई है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। चंद्रभान सिंह राठौड़ जी जो कि अध्यक्ष हैं अजमेर बार एसोसिएशन के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश त्रिपाठी जी फिल्म लेखक हैं और अभिषेक सिंह आमेरा मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। चंद्रभान सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहली फिल्म आती है जॉली एलएलबी 1, फिर जॉली एलएलबी 2, उसमें भी आपत्तियां हैं या जॉली एलएलबी 3 को लेकर ही खास तौर से आपत्ति है? आपत्ति क्या है दरअसल आप लोगों की? देखिए जी, अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। जज साहब नीचे उतर रहे हैं डाइस से, बाहर निकलते कोर्ट रूम है, टाइपिस्ट बैठा है, वकील आ रहे जा रहे हैं पोर्च में, और जज साहब डांस करते हुए जा रहे हैं। तो ये कहीं एक तरीके से न्याय प्रणाली को धूमिल करने की जो छवि बनी हुई है। न्यायालय एक न्याय के मंदिर है और मंदिर की एक अलग छवि रहती है। आप पिक्चरों के माध्यम से इस तरीके की छवि जनता के सामने ला रहे हैं कि कहीं जुडिशियल सिस्टम जो बना हुआ है उसके प्रति लोगों का जो है भाव, वो सोच गलत हो रही है। आप देखिए, जॉली एलएलबी मैंने फर्स्ट देखी थी, जॉली एलएलबी 2 नहीं देखी। उसमें जज साहब डाइस पे बैठ के गुटखा खा रहे हैं, जज साहब नीचे धरने पे बैठे हैं। जो चित्रण किया है, क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। अब वकीलों को आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए फीस के लिए बता रहे हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, अगर किसी का विवाद है, किसी तरीके के क्लाइंट को संतुष्ट नहीं है तो एक एनओसी लेने का सिस्टम है। अच्छा, तो एडवोकेट एक्ट बना हुआ है। आप कोर्ट रूम में जा रहे हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होती है। कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, न्याय सिस्टम में कुछ दखलंदाजी कर रहे हो, तो ये हर चीज का कानून बना है। अब न्यायपालिका को दूषित करने के लिए या उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए इस तरीके के जो सीन पिक्चरों में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आम जनता क्या सोचती है कि कोर्टों में ये ऐसा होता है। आप देखिए, नहीं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं चंद्रभान जी, वो ये कि इतनी फिल्में आई और अलग अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया। कभी जजेस को रिश्वतखोर दिखाया गया, कभी वकीलों को रिश्वतखोर दिखाया गया। आपको लगता है उससे किसी भी तरह से छवि बिगड़ी? मतलब अगर कोई कोशिश हुई भी तो उससे क्या लोगों के मन में जो जज के प्रति नजरिया है वो बदला, या वकील को लेकर जो नजरिया है वो बदला है क्या? देखो, आप ये तो आम पब्लिक से पूछिए कि नजरिया क्या बदला है, नहीं बदला। पिक्चर देखने से मैं एक छवि आपका, मैं चित्र देख रहा हूं, मैं आपकी छवि पॉजिटिव बना सकता हूं, नेगेटिव बना सकता हूं। तो एक नेगेटिव छवि जो बन रही है, आप देखिए पिक्चर मुश्किल से 100% में से 5% या 10% लोग पिक्चर देखते हैं और नहीं देखते हैं। मेरा मतलब है 5-10% लोग नहीं देखते हैं। 95 या 90% जो लोग पिक्चर देखी है, कोई सीन देखा है और उसने कोर्ट कार्रवाई में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, तो उसके मन में तो ऐसा लगता होगा कि वास्तव में कोर्ट में ऐसा होता है। अच्छा,
ये है मेरे कहने का सवाल ये है, अभी सन्नी देओल की पिक्चर आई, हाँ। 10 साहब तारीखों पे तारीखों, अरे भाई साहब आप आके तो देखो कोर्ट में किस तरीके से काम हो रहा है। आप देख ही नहीं रहे हो उस चीज को। नहीं तो आपकी कितना आपत्ति burden जॉली रहता है, LLB कितनी 3 फाइलें के रहती है। एक लीक सीन को लेकर ही है, या जो लीक शूटिंग फुटेज निकल कर आया है उसको लेकर है, या अब तक की जितनी फिल्मों में कैरिकेचर हुआ है न्यायपालिका का उसको लेकर है? हमारा तो सभी से लेके है कि न्यायपालिका की छवि खराब नहीं करें। न्यायपालिका की एक छवि बनी हुई है, जैसे हम मंदिर की छवि बनी हुई, मस्जिद की छवि बनी हुई, गुरुद्वारे की छवि बनी हुई है। तो आदमी जाते ही नतमस्तक होता है, कोर्ट में जाते ही सिर नीचा करता है, वापस जाते ही विश करके निकलता है। तो ये छवि को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है चंद्रभान जी, आप मेरे साथ रहें, मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। जी अविनाश त्रिपाठी जी, कई बार मैं आपके साथ जुड़ा हूं, कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। बात यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी की नहीं है, बात इस चीज की है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी कितनी सच्चाई के आसपास है। बड़े लंबे वक्त के बाद कोर्ट सीन्स को रियलिटी के आसपास रखा जा रहा है। जॉली LLB 1 में मैं सबसे ज्यादा खुश इसी बात को लेकर था कि मैंने एक कोर्ट रूम को कोर्ट रूम के तरीके से देखा, जो कोर्ट रूम के नजदीक चीजों को ले गया था। अभी भी बारीकियों को समझने की जरूरत है, या इंटेंशनली न्यायिक जगत को टारगेट किया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड द्वारा? नमस्कार स्वप्निल जी। पहली बात तो मैं ये कहूं कि सिनेमा एक जिम्मेदारी का काम है और ये बड़ा बैलेंसिंग वर्क होता है। एक जहां तक एक फिल्म मेकर होता है वो उसके पास एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है, अपनी जो भी उसके पास कहानी है उसको अपनी रचनात्मक आजादी के तरीके से दूसरों के सामने पेश कर सकता है, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास होती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसा प्रोडक्ट वो लेकर आ रहा है जिससे लोग इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जहां तक चंद्रभान जी ने कहा, मुझे लगता है कि फिल्म को पहले उसके जॉनर के तरीके से भी हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। जॉली LLB एक कॉमेडी और सैटारिकल स्पूफ फिल्म है, जो भारत का जो न्याय व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, उस पे एक तरह का उसका एक कॉमेडी टेक है। वो उस पे कहीं उसको किसी नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उसके अंदर एक स्पूफ के तरीके से उस सब्जेक्ट को डील करने का प्रयास कर रही है। तो उसको उस तरीके से भी लेना चाहिए, और वो एक तरह का सटायर, एक तरह का व्यंग है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी, और मैं लेटेस्ट अभी एक सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पे, सीरीज चल रही है मामला लीगल है, उसमें बहुत सारे ऐसे केस जो रियल में भारतीय कोर्ट में हुए हैं, जिनके अंदर कहीं ह्यूमर है, जिनके अंदर कहीं एक मजाक का पुट है, और उसको बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सादगी से और सच्चाई के बहुत करीब लाकर बैठाकर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है ऐसे जो मामले होते हैं उसमें बजाय बहुत ओवर सेंसिटिव होने के वजह से उसमें आप बहुत नेगेटिविटी तलाशें, उसको एक स्वस्थ मनोरंजन के तरीके से आप देखें। लेकिन और आज की जनता बहुत समझदार अविनाश है। भाई देखिए, मैं कुछ पर्टिकुलर सीन्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जैसे दामिनी फिल्म का वो सीन जिसमें नायक ये कहता दिखाई देता है कि भाई तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। इतने लंबी लंबी सुनवाई तो किसी केस की एक दिन में बहुत रेयरली कभी हो पाए, जितनी लंबी फिल्मों में दिखा दी जाती है, वो ठीक है। एक दूसरा सीन है जिसमें अनिल कपूर वकील बने हुए हैं, और अनिल कपूर एक केस की सच्चाई को साबित करने के लिए जहर की शीशी पी लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई भी सबूत इंसाफ के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, और वो ये साबित कर देते हैं कि साहब देखो वो उसमें जहर नहीं था, और वो एक निर्दोष को बचा ले जाते हैं। ये चीज़ें कोर्ट में नहीं होती, ये मैं भी जानता हूँ। हो सकता है आम पब्लिक या बहुत ही आम पब्लिक, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो उन्हें ना पता, उन्हें लगता हो कि शायद इस तरह से वकील ड्रामा करते होंगे। क्या ये रियल पोर्ट्रे है, या रियल के आसपास का पोर्ट्रे है जो बॉलीवुड कर रहा है कोर्ट केसेस में? देखिए, सिनेमा कभी भी पूरी तरीके से सच्चाई के करीब नहीं होता, क्योंकि सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम है, और वो लार्जर देन लाइफ दिखाने को, हर चीज को वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, और तभी उसके अंदर एक मनोरंजन का भाव आता है। आज की जो जनता वो बहुत समझदार है। इनफैक्ट अगर आज से 20-25 साल पहले की हम सिनेमा की बात करें, उसमें फिर भी समाज में एक हद तक सिनेमा को लेकर ज्यादा सच्चाई का भाव था। उस सिनेमा को एक सच का प्रोडक्ट या एक ड्राफ्ट मानते थे। आजकल जनता जानती है कि जो चीज दिखाई जा रही है ये सिनेमा का एक अलग माध्यम है, उस तरीके से मनोरंजन के तरीके से पेश की जा रही। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें अगर हम बात करें, सिर्फ हम वकीलों की बात क्यों कर रहे हैं, पॉलिटिशियन को बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, पुलिस वालों को बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, बहुत सारे करप्ट, हर तरीके से, हर अगर समाज का जो वर्ग है अगर इतना ही सेंसिटिव हो जाएगा तो मुझे लगता है कोई फिल्म मेकर किसी भी विषय पर फिल्म नहीं बना पाएगा, एक कहानीकार कहानी नहीं लिख पाएगा, एक पेंटर पेंटिंग नहीं कर पाएगा। समाज का देखिए जो कलात्मक वर्ग है वो किसी एक विषय को उस पर अपना एक व्यू डालता है, उसका एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसका एक जॉनरे
होता है उसकी तरीके से वो पेश करता है और उसको उसी भाव से लेना चाहिए। सिनेमा कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको आप ये मान के चलें कि इसमें जो दिखाया गया है वो हुबहू सच है और इसको दुनिया सच माने। वो एक मनोरंजन का उसका एक टेक है। बहुत सारी क्या हमारी न्यायिक सिस्टम में कमियां नहीं है, उस कमियों को दिखाने का अगर कोई भी माध्यम एक प्रयास करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मैं अभिषेक आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, चूंकि शूटिंग साथ ही साथ चल रही है और सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, 2 दिन में क्या कुछ हुआ और फिल्म शूटिंग पर क्या उसका कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा भी है? अभिषेक सिंह आमेरा, सवाल सुन रहे हैं आप? लगता है अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मेरे पीसीआर सहयोगी उनसे कांटेक्ट करेंगे और दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक चंद्रभान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो खुद एक वकील हैं चंद्रभान जी, ये अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव फ्रीडम, इन चीजों की वकालत तो समय समय पर कोर्ट में होती रही है। मेरा आपसे जो स्पेसिफिक सवाल है वो ये कि अगर फिल्म है तो सेंसर बोर्ड भी है और सेंसर बोर्ड में हर तरह के लोग हैं, वो भी तो पकड़ेंगे ना। अभी तो फिल्म आई ही नहीं है दरअसल, आप जिस पर आपत्ति ले रहे हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। आपके कर्तव्य भी बता रखे हैं, आपको क्या किन कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लोग ध्यान नहीं देते। आप किसी के बारे में कुछ भी अनर्गल शब्द बोल दीजिए, किसी की छवि ऐसी खराब बना दीजिए कि लोगों के मन में नफरत पैदा हो जाए। आप न्यायाधीश की छवि खराब कर रहे हैं, आप वकील की छवि खराब कर रहे हैं, आम जनता क्या सोचेगी इनके बारे में? नहीं, लेकिन चंद्रभान जी, मैं ये कह रहा हूँ, पुरानी फिल्मों में जब जजेस को रिश्वतखोर दिखाया गया, कुछ फिल्मों में था ना कि भाई जजेस पर दबाव बनाने के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य को किडनैप कर लिया और अपनी मर्जी का आदेश निकलवा लिया गया, या फिर पैसे खिला दिए गए, या फिर वकील सिर्फ उसी का केस लेता है जो बहुत ज्यादा पैसे दे सके, इस तरह की छवि बनाई गई। लेकिन इस पर कोर्ट ने आगे बढ़कर कभी आपत्ति नहीं ली, नहीं तो कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता था। शायद कोर्ट ने भी ये सोचा कि नहीं, ये एंटरटेनमेंट का मसला है, इसको हम इससे अलग रखते हैं। देखिए, इस बारे में आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि कोर्ट रूम एक सेपरेट जगह है जहां कैमरामैन को जाना अलाउ नहीं है। हाँ। नहीं रिकॉर्डिंग करना अलाउ है। ठीक है, कोर्ट रूम के अंदर कोई नहीं जाता। अब आप कोर्ट रूम की छवि वहां देख के जनता के बीच में इस प्रकार ले जाते हैं जैसी है ही नहीं। इस तरीके का सिस्टम कोर्ट में चलता ही नहीं है जिस तरीके का फिल्मों में बताया जा रहा है। अब आम आदमी देखते हैं, बच्चा देखता है, बच्चा तो यही कहेगा कि साहब कोर्ट में ऐसा होता है, जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप लाउडली बोल रहे हो किसी चीज को कोर्ट के उसके डाइस पे, तो ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप अपनी बात जो रखनी है तथ्यों के साथ, कानून के साथ रखिए। और लेकिन फिल्म क्या करेगी या लेखक क्या करेगा? लेखक को एक कहानी बनाना है। लेखक कहानी अपनी इच्छा से तो नहीं बना सकता, जिसमें किसी एक समुदाय, वकील समुदाय है या जजेज है, उनके प्रति कुछ भी लिख दे, चाहे जो लिख दे लेखक। इस बात की स्वतंत्रता पहले का टाइम था। एक पहले नोवेल हुआ करती थी या पिक्चरें भी आती थी। अब वो गया जमाना, आज सोशल मीडिया का जमाना। आप और मैं अभी आमने सामने जुड़े हुए हैं, बीच में एड आ गया तो मेरी मजबूरी हो गई वो देखने की। अब वो आजकल रीलें चल रही है छोटी छोटी, तो नहीं चाहते हुए भी पब्लिक देख रही है। पहले लेकिन कहानियां ऐसे ही लिखी जाती हैं। आप देखिए चंद्रभान भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे प्रेमचंद थे जी, या उदय प्रकाश आधुनिक दौर के लेखक हैं, कहानियां इन लोगों ने भी लिखी हैं और जिस तरह से समाज को समझा उस तरह से लिखी हैं। अब कल को ठेकेदार भी उठकर बोल सकते हैं कि हमें गलत तरह से पिक्चराइज किया गया, कल को जमींदार उठ के बोल सकते हैं कि हमें गलत तरह से पोर्ट्रेट। वो तो कहानी है ना, वो तो एक कहानी है, वो कोई ये नहीं है कि यही सच है। पहले एक सर्टिफिकेट आता है तो जो बताता है कि भाई इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई ऑटोबायोग्राफी तो है नहीं। जी, आप मेरी बात सुनिए कि मेरे को स्वतंत्रता दे दी अभिव्यक्ति की, मैं चाहे जो बोल लूं। मैं राजनेता किसी राजनेता के लिए कुछ भी बोल लूं, किसी न्यायिक अधिकारी के लिए कुछ भी बोल लूं, किसी समुदाय के लिए कुछ भी बोल लूं, तो ऐसा नहीं है। इसमें आगे देखा जाता है कि आपका आगे इंटेंशन क्या है, बोला जो आगे क्या दुष्प्रभाव करेगा। दुष्प्रभाव करना एक आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहानी काल्पनिक है, ऐसे एक आगे की दुष्प्रभाव की प्रक्रिया जो सो मोटो शुरू हो जाती है उसमें।
आगे अगले के मन में नहीं, पर आज मन तक में कोर्ट्स ने दूसरे गंभीर भाव क्यों नहीं माना उत्पन्न हो इसे? जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये निजी तौर वो पर एक मेरी हमला था बात तो सुनो। कोर्ट्स ने इसे गंभीर क्यों नहीं माना आज तक? भाई कोर्ट ने किसी ने देखी या नहीं देखी, सब मोटो कॉग्निजेंस लिया नहीं लिया, वो ये उनकी विचारधारा। हमारा एक कंप्लेन करने का या दावा पेश करने का एक माध्यम है, क्योंकि ये शूटिंग अजमेर में हो रही है और वकीलों का प्रतिनिधित्व तो मैं कर रहा हूं, तो हमारे माध्यम से वो चीज नहीं, पर चंद्रभान भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि जो चीज अभी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, वो दरअसल फिल्म का हिस्सा ही ना बन पाए, वो एडिटिंग में हट जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सेंटिमेंटल हो रहे हैं? देखिए, ये जो सीन क्रिएट हो रहे हैं अभी या तैयारी चल रही है कि इनके छोटे छोटे रील्स आ रही है सोशल मीडिया पे। अब जब रील्स आ रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, अब जब लेकिन हम वो फाइनल कट का हिस्सा नहीं है। वकीलों का जी, अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो फिल्म के फाइनल कट का हिस्सा होंगे। नहीं, वो तो दिखाया क्यों जा रहा है भाई? किसी एजेंसी के माध्यम से दिखाया जा रहा है ना, तो दिखाने की जरूरत कहाँ है? अभी मैं देख रहा हूँ आपके सामने अक्षय कुमार जी सन बात ले रहे हैं। तो इस तरीके का सीन दिखाया जा रहा है ना, वो मैं नहीं चाहते हुए भी आप और मैं कनेक्ट हैं, फिर मेरे को नहीं चाहते हुए देखना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात है कहने की, आप जब पिक्चर रिलीज ही नहीं, हालांकि अक्षय कुमार इसमें एक एडवोकेट है, उससे पहले आप हर एक सीन बता रहे हैं। हालांकि इसमें अक्षय कुमार एक एडवोकेट है। मैं एक बार फिर अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं। अच्छा अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है क्या? अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार उनके साथ मुझे दोबारा कनेक्ट करें। अविनाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पर मैं ये समझ रहा हूं, लेखक और आर्ट लवर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति की अपनी एक अलग तरह की विशेषता होती है और उसी विशेषता को कैरिकेचर करने की कोशिश एक्टर करता है, वो उसमें अपने इनपुट्स डालता है। जैसे हो सकता है एक पत्रकार के तौर पर मैं भी गुटखा खाता हूं, लेकिन स्टूडियो में मैं नहीं खाता, है ना, लेकिन बाहर तो मैं खाता हूं। हो सकता है मैं सड़कों पर थूकता हूं। ऐसे ही किसी पॉइंट को उठाकर कोई एक्टर एक पत्रकार के किरदार की तैयारी करेगा। क्या जजेस के किरदार के लिए, एडवोकेट के किरदार के लिए स्टडी कम की जा रही है? जो इस तरह के ह्यूमन ट्रेट्स जो कि अदालत के भीतर वो नहीं करेंगे, उसको भी डाल दिया जा रहा है। उसके बिना भी स्पूफ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए दो बातें मुझे लगता है। एक तो फिलहाल जो फिल्में बन रही हैं या वेब सीरीज बन रही हैं वो सच्चाई के ज्यादा करीब हैं। वो जो मी लॉर्ड वाला सिस्टम था, एक सालों तक भारत में एक जज को एक खास छवि में दिखाया गया और वो परंपराएं अब टूट रही हैं। अब सच्चाई के करीब जाके कैमरा देख रहा है और उसमें ह्यूमन एंगल ज्यादा तलाश करने की कोशिश करा। जैसा आपने कहा कि एक जज जो है वो अल्टीमेटली एक इंसान भी है। वो ठीक है, जब वो कोर्ट में बैठा होता है उसकी खास भूमिका होती है, वो एक जज के तरीके से बिहेव करता है, लेकिन साथ साथ वो एक इंसान है और इंसान के अंदर अपनी कुछ गुण और दुर्गुण हो सकते हैं। अगर फिल्म मेकर किसी एक ऐसे जज को प्रतिरूपित करने की कोशिश करता है जिसके साथ कुछ दुर्गुण भी जुड़े हुए हैं और वो उसको एक सैटारिकल तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता नहीं वो पूरे जज फ्रेटर्निटी को कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक इंडिविजुअल है जो उस कहानी का एक पात्र है और उसको कर रहा है। उससे सारे जज अगर उनको दिल को ठेस पहुंचना शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कोई फिल्म मेकर किसी भी एक किरदार को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं जिक्र कर रहा था पिछली बार भी जब बातचीत आपसे हो रही थी, इनकलाब एक फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जिसमें वो पूरे सिस्टम से बहुत परेशान होते हैं और अल्टीमेटली जो है वो मशीन गन लेकर जो है वो अंदर पार्लियामेंट में चले जाते हैं और होम मिनिस्टर से लेकर बहुत सारे मिनिस्टर को वो मार देते हैं। उससे सारे जितने पॉलिटिशियन है वो इस बात से क्रोधित हो जाए कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, पार्लियामेंट में कैसे आ सकता है। तो मुझे लगता है ये ओवर सेंसिटिविटी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी फिल्म पब्लिक डोमेन में है नहीं, ना फिल्म पब्लिक डोमेन में है, ना उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी पब्लिक डोमेन में है। किसी सोशल मीडिया पे कोई मे बी बिहाइंड द सीन किसी ने शूट किया, उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, उसके आधार पर कोई छवि बना लेना फिल्म की और उसके आधार पर कोई केस फाइल कर लेना, ये मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। हमारा ऑडियंस वेस्टर्न ऑडियंस से बहुत अलग है। वहां पर लगभग हर तीसरी फिल्म में आतंकवादियों या कोई भी हो व्हाइट हाउस तक पहुंच जाता है। हमारे यहाँ ये एक सेंसिटिव इशू है। अगर पब्लिक उस हिसाब से टर्न नहीं हुई है या उस हिसाब से मैच्योर ऑडियंस में नहीं बदली है, तो क्या एक एक्स्ट्रा मोरल जिम्मेदारी एक लेखक के तौर पर या डायरेक्टर के तौर पर पर्सन्स की नहीं हो जाती जो बॉलीवुड से जुड़े हुए?
मैं बिल्कुल हो जाती है। मैंने पहली शुरुआत सेंटेंस में कहा था कि उसके पास सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत है और क्रिएटिव लिबर्टी, और इसके बीच में संतुलन साधना ये एक अच्छे फिल्म मेकर का काम है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, उन वर्ग में कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, अलग अलग फ्रेटर्निटी में कुछ कम अच्छे लोग भी हैं। अगर एक फिल्म मेकर अच्छे लोगों पर फिल्म बनाता है और खाकी जैसी कोई फिल्म बनती है जिसमें पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर बहुत ईमानदार रहता है, आप उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। वहीं कोई दूसरी फिल्म बनती है जिसमें पुलिस कमिश्नर एक भ्रष्ट कमिश्नर होता है, आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों तरह के लोग इस सोसाइटी में हैं। एक जज बहुत अच्छा भी है, एक जज कम अच्छा भी है। एक जज के अंदर बहुत अच्छी एक ह्यूमन क्वालिटीज हैं, एक में कम ह्यूमन क्वालिटी है, हो सकता है वो जज बहुत अच्छा हो। अगर मैं एज एन फिल्म मेकर किसी एक ऐसे जज का चुनाव करता हूं जो मेरी कहानी के केंद्र में है, जो जज बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर कुछ ह्यूमन नेगेटिविटी है, वो मेरे कहानी का किरदार में मुख्य है, उसके ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, तो मुझे आजादी होनी चाहिए। उसको लेकर सारे जज अगर ये मानने लगे, या पूरा जितने भी एडवोकेट फ्रेटर्निटी वो ये मानने लगे कि नहीं साहब उनके ऊपर कोई जानबूझकर इंटेंशनली अटैक करने की कोशिश है, तो ये मुझे लगता है ओवर सेंसिटिविटी है। दूसरी बात, अभी फिल्म कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जब तक फिल्म नहीं आती उसमें आपको साफ पता ना चल जाए कि फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है, और इस फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में ऑलरेडी आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी है, जिनको बहुत अच्छा पब्लिक एप्रिसिएशन मिला है और एक भी केस उनके खिलाफ नहीं है, जबकि ये सारे कॉमेडी स्पूफ फिल्मों में दिखाए गए हैं। तो ये मुझे लगता है एक जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ एक मामला है, जो मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर चंद्रभान जी आपको समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं अविनाश जी को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रभान जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस कड़ी की, इस सीरीज की 2 फिल्में पहले ही आ चुकी हैं, दोनों में कोई बवाल नहीं हुआ। मतलब आप देखिए, ये कोई इतिहास से छेड़छाड़ वाला मसला नहीं है। हालांकि उस तरह की फिल्में भी किसी न किसी तरीके से रास्ता खोजकर रिलीज हो जाती हैं। बहुत सी पिक्चरें कोर्ट के डोमेन पे गई हैं जिसमें कोर्ट ने सेंसर के ऊपर छोड़ा है कि पहले सेंसर को तो डिसाइड करने दें। मतलब कोर्ट भी एक सेंसर को एक बॉडी मानता है। क्या जो आप सोच रहे हैं या जो आपने याचिका लगाई, जो आपने वाद दायर किया, वो प्री मैच्योर है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोर्ट सोच रहा है या सेंसर बोर्ड कुछ करेगा, तो ये बात की बातें हैं। जब पिक्चर उस स्टेज पे पहुंच जाती है, आपके सारे सीन तो पहले ही बाहर आ रहे हैं, आप उसकी जो है सीक्रेसी रख ही नहीं रहे हैं। नहीं, उसके लिए एनडीए साइन होता है। आपकी मुझे लगता है उसके लिए एनडीए साइन होता है। ये सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस बनाए जा रहे होंगे जो बाहर आ रहे हैं। तो प्रमोशनल वीडियोस बना रहे हैं, आप एक वकील की छवि बिल्कुल नंगे बदन बैठा है, वो उसका पर्सनल हो सकता है कि व्यक्तिगत सीन हो सकता है कि वो नंगे बदन संवाद ले रहा है, सुबह छत पे जाके ले रहा है या होटल के ऊपर ले रहा है, स्विमिंग पूल पे ले रहा है, क्या उसको भी आप पिक्चर में डाल दोगे? आप पर्सनल चीजों को, जो है व्यक्तिगत चीजें हैं, हर एक आदमी के कमरे की व्यक्तिगत चीजें होती है, घर की व्यक्तिगत चीजें होती है। तो आपने कहा गुटखा खाने वाले, तो फिल्म में उसकी वो व्यक्तिगत चीजें दिखा रहे होंगे ना, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि फिल्म में उसकी व्यक्तिगत चीजें दिखाई जा रही हो। तो व्यक्तिगत चीजें बता के ये छवि खराब कर रहे हैं ना। हमारा कहने का मतलब ये है, आप ऐसी व्यक्तिगत चीजें नहीं खराब भी हो रही है तो हो, अक्षय कुमार के उस कैरेक्टर की खराब हो रही है, न कि अक्षय कुमार के प्रोफेशन की। जो करेक्टर स्क्रिप्ट राइटर तो है ना, वो स्क्रिप्ट राइटर ऐसा क्यों लिख रहा है कि छवि खराब हो न्यायपालिका की, वकीलों की छवि खराब हो, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचे। आप कह रहे हो कि पहले नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ये सीन सारा सीन अजमेर में क्रिएट हो रहा है, अजमेर में शूटिंग चल रही है इसकी। तो हम वकीलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूं जिला बार एसोसिएशन अजमेर का, तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि वकीलों और न्यायपालिका की जो है कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ तो उसकी आवाज उठाई जाए। तो आवाज उठाने का माध्यम हमारे पास तो कोर्ट ही है, हम वहां जाके हाय हाय के नारे थोड़ी लगाएंगे कि आपने सीन खराब कर दिया। नहीं, 2 सेकंड, लेकिन हमने इसी वकीलों को झगड़ा करते भी देखा है, वकीलों को पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी करते देखा है, अपशब्दों का प्रयोग करते भी देखा है, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं देखा है या इसमें कुछ नया है। मैं इसके बारे में आपको कह देना चाहता हूँ, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है या पुलिस के साथ कोई झगड़ा हुआ, हर चीज का कानून बना हुआ है। अगर कोई राजकीय कर्मचारी है, लोक सेवक है, उसके काम में बाधा कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं, तो 332 353 जो है आईपीसी बोल रही है कि आप राजकार्य में बाधा कर रहे हैं।
तो ये हर एक के लिए कानून बना हुआ है। अब वो कानूनी कार्रवाई किसी मैटर में हो पाती है या नहीं हो पाती, वो अलग चीज है। आप ये सीन आगे पब्लिक में बता रहे हैं, इसके लिए भी कानून है, इंडियन पैनल कोड के सेक्शंस लागू होते हैं। वो तो हमने दावा पेश किया ही नहीं, हमने तो सिंपल दावा इस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर वकीलों की एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जो कि पब्लिक की निगाहों के बीच में है, अगर उसको एज इट इज फिल्मों में दिखाया जा रहा है तो उस पर क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, रियल लाइफ दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर उसको तोड़ मरोड़ के जो बताया जा रहा है उसको एक कॉमेडी चीज बना रहे हैं। कॉमेडी नहीं बनती, वही होता है सर, न्यायपालिका वही होता है कॉमेडी। मैं आपको यही बता रहा हूं कि स्पूफ वही होता है, स्पूफ बाय डेफिनेशन वही है। हम रोस्ट के लिए तैयार नहीं हुए, ये तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम स्पूफ के लिए तो तैयार हैं शायद। भाई न्यायालय हंसी मजाक की चीज नहीं है, न्यायालय का सम्मान करना एक वकील भी एक पार्ट एंड पार्सल है। चंद्रभान भाई, आपकी बात आ गई, मैं अब आपके स्टैंड को पूरी तरह से समझ चुका हूं। जाके पैरवी करते हैं कोर्ट ऑफिसर। मैं अब आपके स्टैंड को पूरी तरह से समझ चुका हूं। एक बार अभिषेक सिंह आमेरा के पास भी मैं जाना चाहता हूं। अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। कि 2 दिन की सुनवाई में फिल्म की शूटिंग के मोराल पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा है? जी देखिए स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि सोमवार को अधिवक्ताओं ने दावा पेश किया और मंगलवार को आज सुनवाई होनी थी, और सुनवाई के बाद उनको तामील करके आज पेश होना था, लेकिन 12 बजे तक का समय मिला, वो पेश नहीं हुए। उसके बाद में जो कोर्ट ने आदेश किया, चस्पा का आदेश किया, जहां पर अक्षय कुमार होटल में रुके हुए, वहां पर चस्पा और डीआरएम ऑफिस के सेट पे चस्पे का आदेश किया गया। जब कोर्ट के जो तमाम कोर्ट के कर्मचारी हैं वो चस्पान जी के साथ वहां पहुंचते और चस्पा करते, तो उस दौरान जो प्रोडक्शन हाउस के लोग और अधिवक्ताओं में बहस हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, चस्पा नहीं करने दिया जाता, काफी मशक्कत के बाद वहां चस्पा किया जाता है, और उसके बावजूद वीडियोग्राफी नहीं बनाने के लिए भी इनकार कर दिया जाता है। ये तो हालात है। और जो फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म शूटिंग चल रही है वहां पर डीआरएम के सेट पर, वहां पर उन्हें जानकारी तो सब है कि कोर्ट में दावा पेश हो चुका, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ा हो। जिस प्रकार सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है वो सामने आया है, जहां पर अक्षय कुमार है वो आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिल्म तो जैसे तैसे चल रही हो, उन पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, बहुत अंतिम सवाल है अविनाश जी आपसे, और मैं आपकी निजी राय जानना चाहता हूं। मैं आपका अब तक का जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से पूछ रहा हूं, क्या बॉलीवुड कुछ ज्यादा मैच्योर हो गया है और बाकी का देश उनसे पिछड़ रहा है, या फिर वस्तुस्थिति क्या है? देखिए, वस्तुतः ये है कि पिछले कुछ सालों से जब से ओटीटी आया है, एक रियलिस्टिक सिनेमा और रियलिस्टिक वेब सीरीज का एक दौर चल रहा है, जिसमें सच्चाई के जितना करीब कोई जा सकता है, किसी भी, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे विजुअल के लेवल पे हो, वो जाने की कोशिश फिल्म मेकर अपनी तरीके से कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले इतने सालों से कोर्ट को जिस तरीके से दिखाया जाता था वो बिल्कुल रियल नहीं था। जैसे अभी कोर्ट पिछले 10-20 साल में हमने देखा है, बिल्कुल रियल नहीं था। उसके कैरेक्टर्स बहुत रियल नहीं हुआ करते थे। अब हम बहुत रियल देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम रियल देखते हैं तो उसमें कुछ विद्रूपताएं भी दिखती हैं, एक कैरेक्टर के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी दिखती है, जिसके हमारी आंखें आदी नहीं है। अचानक जब हमें एक विजुअल जर्क मिल रहा है कि अरे एक वकील ऐसे कैसे कर सकता है, एक जज ऐसे कर सकता है, उससे लोगों को झटका लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है इतनी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। वो एक किरदार है, सिनेमा को एक सिनेमा के तरीके से देखिए। हम जैसे बहुत सारे, हरिशंकर परसाई लगभग सारे अलग अलग जो वर्ग विशेष हैं उनके ऊपर उन्होंने व्यंग लिखे हैं, तो व्यंग को व्यंग की तरीके से देखिए, उसको हास्य की तरीके से देखिए, और उसको वैसे मुस्कुरा के बाहर निकल आइए देखने के बाद। उसको अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर मत देखिए। और बहुत सारे वकील और अलग अलग पेशे में कुछ ऐसे निगेटिव कैरेक्टर होते हैं, और एक वकील अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में शाम को 6 बजे के बाद वो किस तरीके से ड्रेस करता है, अपनी पत्नी के साथ कैसे बातें करता है, ये हो सकता कहानी का वैसा कोई हिस्सा हो जिसको लेकर एक बड़ी तरह का एक बवाल हो रहा है, तो वो पूरी फिल्म आ जाने दीजिए। उसके बाद आपके पास कोर्ट है, उसके बाद आपके पास सेंसर बोर्ड है, दूसरी न्यायिक प्रक्रिया। जिस न्यायिक प्रक्रिया की चंद्रभान जी बात अभी कर रहे थे, तो वो मुझे लग रहा है अभी वो न्यायिक प्रक्रिया को बहुत जल्दीबाजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आपने प्रोडक्ट पूरा देखा नहीं है, और बिना रेफरेंस को मैं दो बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं दो बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे जिसमें मुझे ये जानकारी मिली कि जॉली एलएलबी में जिन्होंने जज का किरदार निभाया है वो दरअसल कुछ दिनों तक कोर्ट्स में जाकर बैठे और उन्होंने बारीकी से जजेस को देखने की, समझने की कोशिश की कि वो काम कैसे करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ह्यूमन ट्रेट्स अलग अलग जगहों से उठाकर अपने कैरेक्टर में डाले। ये तो था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि एक बहुत बड़े लेखक हुए, मैं उनका नाम फिलहाल नहीं ले रहा हूं, और उनकी एक
एक उनकी जो किताब थी, जो उपन्यास थी जो उन्होंने लिखी, वो साहित्य में आज भी ये कहा जाता है कि अगर साहित्य के स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो 7 सबसे जरूरी अहम किताबें पढ़नी है, उसमें से एक किताब वो है। उसमें उनके कुछ पात्र गालियां देते हैं, राग दरबारी नहीं, राग दरबारी का नहीं, उसमें कुछ पात्र गालियां देते हैं। जी जी। और जब उनसे बोला गया कि भाई आपकी किताब में गालियां बहुत है, नहीं तो हम आपको साहित्य अकेडमी देते, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो किरदार है वो घर लौटने के बाद इतना थका हुआ होता है कि वो अपनी वाइफ से श्रीमती जी करके बात नहीं कर पाता, और मैं अब इस सच्चाई को अपनी किताब से हटा नहीं सकता। मैं आपको एक अब्दुल बिस्मिल्लाह का एक नॉवेल है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो बनारस की पृष्ठभूमि पे है, उसमें बुनकर साड़ियों खुलेआम गालियां देती हैं उस उपन्यास में, और बहुत सारे उसको अवार्ड मिले। तो बहुत सारी कृतियां ऐसी हुई हैं, जब हम सच्चाई के बहुत करीब जाते हैं तो उसमें कुछ विद्रूपताएं दिखती हैं, जिसको वैसे स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये हमारे देश के साथ एक विडंबना भी है कि मंटो बहुत समय बाद समझ में आते हैं कि वो बहुत बड़े लीजेंड थे, उनके समय में समझ में नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।